लेकिन साबिर शाकिर भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो साबिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम सबको। ये ख्याल है रास आ गया माशाल्लाह, आप पहले से ज्यादा जवान होते जा रहे, यंग होते जा रहे हैं। साबिर भाई को आज भाभी ने शर्ट भी अच्छी पहनाई है ना? माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप तो। और इसके ये मैं ले रहा हूँ जी, रूहानियत में इमरान रियाज से ले रहा हूँ। अच्छा, ये काम भी वहां पे शुरू किया हुआ है इमरान भाई ने, ये भी आपने बताया? जी मैं यहाँ तवीज़ भी देता हूँ जी। ये पीरी फकीरी भी उधर शुरू हो गई है, ठीक हो गया। ये जिस शख्स को ये समझते हैं ना कि ये वो कैदी है, काल कोठड़ी में डाल दिया है और उसको तमाम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बंद कर दिए हैं, कभी कभी अखबार दे देते हैं, उसका इतना विजन है और उसके पास इतनी मालूमात हैं और वो इतना सोचता है कि उसे मालूम था कि 15 सितंबर के बाद पाकिस्तान किस तरफ जाएगा और किस तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी, जाएगा नहीं, ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो आप सिर्फ एक हफ्ते की एक्टिविटीज देख लें कि तकरीबन नवाज शरीफ साहब बहुत अरसा पहले निकल आए और लंदन से जेनेवा चले गए। उसके बाद शहबाज शरीफ एंड कंपनी, फिर जनरल आसिम मुनीर साहब एंड कंपनी, ये सब के सब निकले। और अमेरिका में इस वक्त एक मैं कहता हूं कि खुफिया तरीन डील हो रही है, खुफिया तरीन और ग्रेटर डील। और कल ही परसों वो व्हाइट हाउस में जो मनाजिर हमने देखे वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। उसके बाद फिर कल हमने कुछ तस्वीर देखी और जिस तरीके से एक प्लान तैयार किया जा रहा है, और ये तो होगा तो उधर हो रहा है अमेरिका में, ये सारे सीन आपके सामने हैं। और उसके बाद फिर आप पाकिस्तान में आ जाए। पाकिस्तान में इमरान खान साहब के मुकदमात तेजी से शुरू होना और उसको निपटाया जा रहा है। मरी प्लान के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, जो मरी में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद ये सारे का सारा खेल शुरू हुआ। मरी में जो कुछ तय हुआ मैंने भी बताया, इमरान भाई ने भी बताया और मुसलसल बताते रहे कि 4-5 चीज़ें बता दी गई हैं, मरी नवाज शरीफ साहब की तरफ से रखी गई थी आसम मुनीर साहब के लिए, और आसम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ साहब के सामने रखी। उससे पहले जो जून में जनरल आसम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या एक डिमांड लिस्ट थी वो किसी को नहीं पता, उसमें क्या तय पाया किसी को नहीं पता। रियासत पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एक भी जीरो शख्स नहीं है जिसको पता हो। उसके बाद आता है मरी, और मरी में फिर एक्सटेंशन का खेल, और वहां से जो चीजें कही गई थी यहाँ पे रुकिएगा जरा साबिर भाई, यहीं पे रुकिएगा। ये एक्सटेंशन तक आप आ गए हैं, लेकिन एक्सटेंशन पे तो आप सबकी अपनी राय हो सकती है, जुबैर भी यकीनन इस पे अपनी राय देंगे, लेकिन इमरान भाई एक्सटेंशन पे क्या कंफ्यूजन है? वो तो क्लियर कर चुकी है गवर्नमेंट के जनाब, वो तो है ही 5 इयर्स का टेन्योर है, वो तो जब ऑटोमेटिकली लागू हो चुका है, जब कानून साजी हो गई है, तो बिला वजह इसको बात को बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें हैं कि जी वो लंदन में दोबारा जो मियां साहब जाके बैठ गए हैं, तो वो कोई मसला मसाइल इसी पे गौर फिक्र के लिए बैठे हैं। आपकी राय क्या है? देखिए 2-5 का मसला है कि 2 साल की एक्सटेंशन लेनी है या 5 साल की लेनी है, एक तो ये है। दूसरा मसला मियां नवाज शरीफ का है। मियां नवाज शरीफ अपने से ऊपर किसी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनसे ये होता नहीं है, ये उनकी जबिल्लत है, उनके अंदर बिल्टन है ये फॉल्ट। वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते अपने से ऊपर, वो हमेशा जो चेयरमैन सीट है उसके ऊपर बैठना चाहते हैं। वो कहते हैं जी मैं आई एम द बॉस। नवाज शरीफ साहब का ये प्रॉब्लम है। अब देखें ना, कल का देखें आप, शहबाज शरीफ ने, अच्छा ये एक ब्लंडर है कि आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का और एयर चीफ का नाम जो है वो एक ऐसे फोरम के ऊपर लेना जहां पे ये नहीं होता, वहां पे इस तरह इंडिविजुअल्स के, शख्सियात के नाम नहीं लिए जाते, ये मायूब बात है और इंटरनेशनली इसको एक बदतमीजी के जुमरे में लिया जाता है। आप ये नहीं कर सकते। आप बताएं ना कि आपको कहना था तो आप ये कहते ग्रेट पाकिस्तानी पीपल या
ग्रेट पाकिस्तानी आर्मी या मिलिट्री, या आप कह सकते थे कि जमा के सीए में बात होती है, आर्म फोर्सेज आप कह सकते थे। अब आसिम मुनी रिटायर हो जाएंगे तो फिर आप क्रेडिट किसको देंगे? एक्चुअली तो ग्राउंड पे फौज लड़ती है ना, जर्नैल तो नहीं लड़ता। और उस वक्त हम तो सबको ढूंढ रहे थे नवाज शरीफ की तरह, बाकी की तरह कोई नजर ही नहीं आ रहा था। बाद में एक दूसरे को तमगे बांटने के लिए इकट्ठे हो गए। ग्राउंड पे तो उस वक्त हमारे जवान लड़ रहे थे, या उस वक्त आवाम खड़ी थी जवानों के साथ। इमरान भाई, एक भी ट्वीट नहीं है, एक भी स्टेटमेंट नहीं है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने, मरीम साहिबा ने मोदी सरकार को, बीजेपी को, हिंदुत्व को, इस सारे एग्रेशन को, इस जारहियत को मुजम्मत किया। एक भी, नॉट अ सिंगल ट्वीट। जब तक अमेरिका इंडिया के खिलाफ नहीं हुआ तब तक शहबाज शरीफ ने और उसकी सरकार ने एक जुमला इंडिया के खिलाफ नहीं बोला। ये नाम लेने से भी डरते थे। देखें, इसको आप समझें कि कल शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने भाई नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया, जिसने जंग डिजाइन की थी। शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में दो ऐसे लोगों का नाम लिया जिसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। ये ऐसे होता नहीं है कि आप उठ के वहां पे इंडिविजुअल्स की तारीफें करें। तो ये इतना ज्यादा बढ़ गया ये मामला खुशामद का कि वो यहां तो हर तकरीर के अंदर पाकिस्तान में हर जगह पे, देखिए पाकिस्तान में ये चीजें चल जाती हैं, टेबल पे मुक्के मारना और ऐसी बातों के ऊपर जज्बाती होना जिन पे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। यानी वहां ये कहते हुए मुक्के मार रहे हैं कि हम इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। भाई तरक्की आप करेंगे, आप मुक्के क्यों मार रहे हैं उसके ऊपर? आप तरक्की करें, आपको किसने मना किया है? आप तरक्की करना चाहते हैं, यानी क्या शहबाज शरीफ साहब जब जाते हैं अपनी शुगर मिल में और वहां मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं तो मुक्के मार मार के बढ़ाते हैं? नहीं, वो वहां वाइज डिसीजंस लेते हैं, पता है कि हमने कहां से कैसे पैसा निकलवाना है, वो ऐसे करते हैं। तो एक तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीब थी। और मैं जाती तौर पे जानता हूँ शहबाज शरीफ साहब की एक टीम है, अब शायद उसमें कोई तब्दीली हो गई है। एक खातून क्लेम करती है बरतानिया से कि वो भी अब उस टीम का हिस्सा है और वो सीक्रेट फाइल्स तक उनकी रसाई भी है। तो शहबाज शरीफ को हर तकरीर से पहले बाकायदा खड़ा करके उनसे वो तकरीर बार बार करवाई जाती है। इसके जो विटनेस हैं उन्होंने मुझे बताई है ये बात कि वो पूछते हैं कि ये ऐसे करूं बाजू, नहीं इसको ऊंचा रखूं या नीचे रखूं, नहीं ये वाला बाजू ऊपर लेकर जाना है, नहीं मुक्का बनाना है, कैसे करना है, वो एक एक चीज पूछते हैं। फिर उनको वीडियोस दिखाई जाती हैं लीडर्स की। अब ये आज मैं कंपैरिजन देख रहा था कि ये जो शहबाज शरीफ ने तकरीर की है इसमें शायद उन्हें विजुअल दिखाए गए हैं इमरान खान के, और उसका रीजन देखें ना, ये सबूत मौजूद है, मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो इमरान खान ने किया वही शहबाज शरीफ ने किया। ये गौर से देख लें जी, ये काफी वायरल है आज पिक्चर जो कंपैरिजन की है। आप ये देख लेना कि एग्जैक्टली उनको दिखाया गया। इससे पहले ना एक दोस्त है मेरे पास आए, वो हंस रहे थे पीएमएलएन में। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी वो शहबाज शरीफ साहब को भुट्टो की वीडियोस दिखा दी है। मैंने कहा फिर? कहते जी वो अब भुट्टो बनने के चक्कर में है। वो कहते हैं जी मैंने कफ खोलने और वो साथ लटकने चाहिए जैसे भुट्टो के लटकते थे। यानी वो उनका कफ खुला होता था ना तो वो ऊपर करते थे तो वो खुल जाता था। भुट्टो साहब बहुत, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत तेज थी। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी भुट्टो की जुबान के साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज सिंक करती थी, शहबाज शरीफ की जुबान के साथ भुट्टो की बॉडी लैंग्वेज सिंक नहीं करेगी। आप ये एक्टिंग कैसे सिखाएंगे? उन्होंने कहा जी हमने तो बहुत मना किया, लेकिन मियां साहब को बुखार चढ़ा हुआ है कि वो भुट्टो की तरह बोलना चाहते हैं, उनके अंदाज में बात करना चाहते हैं। कभी इन्हें गाने का भी शौक चढ़ जाता है, गाना शाना भी सुना देते हैं। ये जो अभी आपने पिक्चर दिखाई है ना, ये आज ना जुबैर ने भी पोस्ट किया और इन्होंने ऊपर क्वेश्चन पता है क्या लिखा हुआ है? जरा मैं इनसे पूछती हूँ कि ये क्वेश्चन इन्होंने क्या यानी जवाब लेने के लिए वैसे लिखा था। इन्होंने इस पिक्चर को, जो कंपैरिजन वाली पिक्चर है, पोस्ट करके ऊपर क्वेश्चन लिखा है, किसकी तकरीर ज्यादा जानदार थी? जो साबिर भाई के मैं देख रही हूँ कुछ व्यूज पिछले 2-3 दिनों से, खास तौर पर ये एक ही चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। साबिर भाई बार बार आप ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको तस्लीम करने की सारी गेम है, और सारी बात जो है, ये महफिल जो सजी हुई है, ये बेसिकली उसी के लिए है। आप इसको एक तो ये बताइएगा, इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं, जबकि हम तो ये देख रहे हैं कि ये लोग बड़ा वोकली कह रहे हैं कि जी ये फलस्तीन के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने तो वो रुमाल भी फलस्तीन का जो ट्रेडमार्क है उसको भी पहना, और बड़ी वो उस पे फुटेजेस वगैरह भी पोस्ट करते रहते हैं। तो पाकिस्तान का तो बड़ा क्लियर स्टांस है, तो फिर ये कैसे दोनों चीजें साथ कैसे चल सकती हैं? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया और टाइमली किया। मैं और इमरान भाई कल एक जगह पे बहुत ही
ऐसे डिप्लोमेट्स के साथ थे जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। और कल हमारी वॉशिंगटन में भी बात हुई बिल्कुल इम्पार्शल लोगों से, जो 100% सिर्फ खबर पे, यानी कि जो हो रहा है उस पे नजर रखते हैं, जो बैकडोर चैनल पे चल रही हैं। ये सारे का सारा एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा है वो भी उसी नौइयत का है, और वो भी एक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव चाहिए था पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में हमारे जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, जनरल साहब और उनकी पॉलिसियों की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही हैं दूरियां, बहुत ज़्यादा दूरियां हो रही हैं फ़ौज और अवाम की, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बैन है। आप फ़लस्तीन, गज़ा, इसराइल कोई बात नहीं कर सकते, कोई जलसा जुलूस, टॉक शो नहीं कर सकते। नंबर 3 जो अब हो रहा है वो ये है कि गज़ा, ये जो बार बार दो रियासती हल, 2 स्टेट्स सोल्यूशन, उसमें ये फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम करेंगे और गज़ा में एक इंटरनेशनल फोर्स जाएगी, बैनुल अक़वामी फ़ौज। उस फौज में पाकिस्तान भी होगा, उसमें सऊदी अरब भी होगा, उसमें ये सारे मुल्क होंगे, और ये कहेंगे देखें जी हमने जाके ये संभाल लिया और हम अब हिफाजत करेंगे गज़ा की और फ़लस्तीनियों की। ये बैनुल अक़वामी फ़ौज आ गई है और उसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है और हम हैं इसके मुहाफ़िज़। और फिर हम अगले स्टेज पे हमारी मंजिल पता नहीं किस तरफ होगी, लेकिन हकीकत में वो ये होगा कि वो और इसको डीमिलिटराइज किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कल आपने नेतन्याहू की तकरीर सुनी होगी, उसमें उन्होंने बाकायदा बोर्ड लेके बताया कि यहाँ से हमास ख़त्म, यहाँ से मिलिटेंट्स ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, वो मार्कर लगा लगा के बता रहे थे, ठीक है। और उसके साथ एक और इत्तला है कि ये भी एक बाय डिज़ाइन हो रहा है कि मिलिटेंसी को ख़त्म करके ये ख़त्म होंगे तो फिर हमें मौका मिलेगा। ये सारे हमारी जाएगी, पॉलिसिंग होगी, जिसको पॉलिसिंग का नाम दिया, फिर इसको तामीर के नाम पे दिया जाएगा। इसी दौरान ये एक पहला साइन होगा कि अब आप इसराइल को, इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम करने का। आपने देखा एक और, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म के, तारीख के, और डॉक्टर जहांगीर खान तमीमी मरहूम, उन्होंने एक सबक सिखाया था आज से 1987-88 में। उन्होंने कहा डॉट्स मिला लिया करें, एक ही अखबार पढ़ लिया करें बार बार और डॉट्स मिलाया करें, एक सिंगल कॉलम खबर, एक बड़ी खबर, आपस में मिलाएंगे तो आपको चीज, तस्वीर समझ आ जाएगी। ये इस्लामी सरबराहान मिले, उनका पहले एक मीटिंग होती है। इस्लामी सरबराहान में इंडोनेशिया था, कतर था, यूएई, सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दन, मिस्र, तुर्की, ठीक है, ये मिले। उसके बाद इनकी मीटिंग होती है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। फिर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की तकरीर सुने। वो अक़वाम मुत्तहिदा में कहते हैं कि इसराइल की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, जब तक हम इसराइल को की सिक्योरिटी यकीनी नहीं बनाएंगे तब तक हम फ़लस्तीन को और फ़लस्तीनियों को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। इसराइल की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ये इंडोनेशिया के सदर की तकरीर है। तो एक, क्योंकि ये कहते हैं कि हम अपनी ज़ुबान से भी नहीं कहेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जाएंगे। तो ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है, ये सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मिलकर इसमें खेल रहे हैं। दोनों ने मिलकर ये फैसला करना है, क्योंकि लीड यही कर रहे हैं। उनके पास एक सऊदी अरब तगड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के पास आपको पता ही है हमारे फौजी ताकत है। तो ये दोनों मिलके एक ही दफा फैसला करेंगे, हम जा उसी डायरेक्शन पे रहे हैं। और वो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चला जा रहा है, वो कहते हैं दबे पांव जा रहे हैं कि वो महसूस भी ना हो। तो ये मैंने तो वैसे पूरा माहौल बना लिया, चाय वाय भी मंगवा लिया, तो आप लोग भी जरा मंगवा लें। चाय मेरे पास भी है। एक और बात बता दूं, अच्छा, जनरल बाजवा साहब की जो पॉलिसी थी टुवर्ड इजराइल, जनरल आसिम मुनीर साहब उसके तसलसल हैं उस पॉलिसी के।
उस अच्छा, पॉलिसी का तसलसल है। ठीक। अगर आप पूछें कि कौन सी एक पॉइंट, वन पॉइंट जो जनरल बाजवा ने शुरू किया था और एक पॉलिसी जो अब तक चल रही है वो एक ही है, और वो है इब्राहिम अकॉर्ड टुवर्ड इजराइल। ठीक। इसलिए फिर एक रिकॉल करें, वो आपने देखा था ना, मोहसिन नकवी साहब एक ऐसी चले गए गैदरिंग में कि जो कि चाइना को डिस्टेबल करने से मुतालिक थी और इसराइल को स्टेबल करने से, ठीक है, उनका काम ये। उसके बाद कहा गया कि ये तो गलती से हम चले गए थे। वो गलती नहीं थी, वो मैसेजिंग थी। तो इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है एक तयशुदा स्टेप बाय स्टेप। चलिए, ये आपने स्टेप्स तो बताए ना, जरा मुझे जरा इमरान भाई से समझ लेने दीजिए। दो इसके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इमरान भाई। एक चीज तो ये है, फिर मैं जरा इसको रैप अप करके फिर हम थोड़ा जलसे की भी लेंगे, लेकिन अब चूंकि ये बात छिड़ चुकी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इस पे बात भी करना जरूरी है। एक चीज तो ये कि अब्राहम अकॉर्ड है भाई, एक मुसलसल खूनरेजी हो रही है, एक मसला चल रहा है, तो अगर दो रियासती हल से निकल आता है हल, उसमें फलस्तीन को भी कुछ मिल जाए, इसराइल को भी मिल जाए, अमन हो जाए, ये कत्लो गारत बंद हो जाए, तो इससे इसमें क्या बुराई। एक तो ये इसके ऊपर राय है। दूसरी राय ये कि नहीं जी, ये बेसिकली तो जो इसराइल का गासिबाना कब्जा है उसको ये लेजिटिमाइज करने के मुतरादिफ है। उसको तो आप कानूनी तौर पर फिर तस्लीम कर रहे हैं कि जी ठीक है, अब आपने चूंकि कब्जा कर लिया लिहाजा ये हिस्सा आपका हुआ। तो इसमें आपको क्या नजर आता है, फायदा किस चीज में है? अगर अब्राहम अकॉर्ड होता है तो इसमें नुकसान किस बात का है, और इसको फिर इतने कवर्ड तरीके से एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है? अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो इसके फायदे बताएं और फिर उसके बाद सारे मुस्लिम ममालिक इसको एक्सेप्ट करें, अगर ये अच्छी चीज है तो। देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो फ़लस्तीन है, वो फ़लस्तीनी उस ज़मीन के मालिक हैं। चाहे वो वेस्ट बैंक है, चाहे वो बाकी जो सेटल्ड आबादियाँ हैं, चाहे वो गाज़ा है, मालिक फ़लस्तीनी है। हमारा पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है। इसराइल पहले आया और उसने एक एरिया ले लिया, फिर वो अपना एरिया बढ़ाता गया। अब ये सेटलमेंट कैसे होगी कि कितना एरिया इसराइल के पास रहना है और कितना फ़लस्तीनियों के पास रहना है? फिर जो मुक़द्दस मकामात का इंतज़ाम है, उसके ऊपर भी एक बड़ा मसला बनेगा। वहाँ पे याद रखिएगा कि जो यरूशलेम है, ये सिर्फ़ यहूदियों की इबादतगाह या मुसलमानों की नहीं है यहाँ पे। यहाँ ईसाइयों की भी बड़ी ज़बरदस्त मज़हबी उनकी वाबस्तगी है। तो यरूशलेम दुनिया के 3 जो बड़े मज़ाहिब हैं, बल्कि मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि कुछ और मज़ाहिब भी हैं, लेकिन उनका कोई इतना ज़िक्र नहीं होता। लेकिन इस वक़्त दुनिया में जो 3 बड़े मज़ाहिब हैं, जिनमें नंबर 1 ईसाइयत है, नंबर 2 इस्लाम है और नंबर 3 जो ये ज्यूज़ हैं, यहूदी। इन तीनों की बड़ी बुनियादी इबादतगाहें वहाँ पे हैं। मस्जिद अक्सा के साथ हम बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे नबियों की जो याददाश्तें हैं या इवन जो कब्रें हैं, मज़ारात हैं, वो वहाँ पे हैं। और इसी तरह जो यहूदी हैं, उनका तो पूरा का पूरा सिस्टम ही वहाँ पे है। वो दीवार गिरिया वहाँ पे है। वो जो उन्होंने 3rd टेम्पल तामीर करना है, उनका जो एक पूरा सिस्टम चल रहा है तारीख में, वो वहाँ पे है और वो अपने आप को अपने टेम्पल के साथ जोड़ते हैं। तो मज़हबी नुक्ता नज़र से ये तीनों मज़ाहिब के लोगों में से कोई एक भी इसको नहीं छोड़ेगा। इसको सेटल कैसे करेंगे, इसका इंतज़ाम किसके पास होगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिर इसराइल को महदूद कैसे किया जाएगा कि जी इतना एरिया आपका है और बाकी फ़लस्तीनियों का है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सवालों के जवाब हमें मिलेंगे फ्यूचर में। पाकिस्तान तस्लीम कैसे करेगा, ये अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कैसे करेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। कल मैं और साबिर भाई इकट्ठे थे और हमने जब ये खबर जिस बंदे ने हमें दी, तो हम दोनों हैरान हो गए थे कि हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन जो लोग हमें ये बता रहे थे, वो पूरा दावा कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये ऐसे ही होगा। होना ये है कि उनके बकौल ये करने ये जा रहे हैं कि फलस्तीन को, ये जो गाजा में जंगबंदी है, ये जब भी होगी, इसराइल पहले अपने टारगेट अचीव करेगा ना। अमेरिका वीटो करता जा रहा है कि मैक्सिमम डैमेज कर दो। सही। जब बिल्कुल वो पसली तोड़ देगा तो उसके बाद, यानी उनके मुताबिक जब वो हमास को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देंगे, जब इनमें लड़ने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, तब तक अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा इसराइल को कि आप मारें। देखिए, कल आपके प्राइम मिनिस्टर को बजाय ये कहने के कि डोनाल्ड ट्रंप को
मैं नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा हूं, ये कहना चाहिए था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से ये डिमांड कर रहा हूं कि वो जंगबंदी की करारदाद को वीटो करना बंद कर दे। सही। अगर तो जंगबंदी में दिलचस्पी है तो फिर उनको ये कहना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले दुनिया में 2 बड़ी जंगें चल रही थी, या 2 ऐसे तनाज़ात थे जो हल नहीं हो रहे थे। नंबर 1 गाजा का, ये बहुत अफसोसनाक है। नंबर 2 जो है यूक्रेन। आज डोनाल्ड ट्रंप को 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, या चले आप लगा लें 7-8 माह तो हो गए, लेकिन अभी तक ये दोनों मसले जूं के तूं खड़े हैं। कहना चाहते हैं अमन का नोबेल पीस प्राइज सिर्फ इसलिए कि आपको पाकिस्तान में इमरान भाई अब करना क्या है इन्होंने। मैं साबिर भाई सिर्फ ये मुकम्मल कर दूं, एक चीज टेक्निकल होनी है टीम के लिए, टेक्निकल टीम के लिए मुझे वो मैसेजेस आ रहे हैं कि जो साउंड सिस्टम है ना, हमारी आवाज दोबारा से आ रही है, डबल एको हो रही है, वो जरा ठीक कर लें। आप अपनी तरफ से शायद हो रही है इधर, तो मुझे तो बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही है। और अभी मैंने अपना लाइव जाके देखा है तो वो वाकईतन आवाज वो देख लेते हैं। सही है, इसको एडजस्ट कर दें जी सिस्टम को। ये मेरे ख्याल में कोई एक माइक वहां पे खुला हुआ है जहां से ये अपलोडिंग हो रही है। मेरा ख्याल है कि अपना जो नहीं बोल रहा वो माइक बंद कर ले, जो सिस्टम पे बैठे हैं। आई थिंक जी ठीक। हाँ जी, इसको देख लीजिए आप। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो पुलिसिंग होगी ना वहां पे, ये बाद में करेंगे क्या कि हमास की जगह पे देखें कोई सिस्टम तो लेकर आना है ना वहां पे निजाम को चलाने के लिए। तो जो सिस्टम है वो मुसलमान मुल्कों का मुश्तरका तौर पे बनेगा और वहां पे पाकिस्तानी फौज को भेजा जाएगा कि जनाब क्योंकि अब फलस्तीन को संभालना है, वहां पे पुलिसिंग की जरूरत है, अमन व अमान की जरूरत है, तो हालात बेहतर करने हैं, तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और लोग जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की लेबर भी जाएगी, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लेबर है वो भी जाएगी, फौजी भी जाएंगे। अब जनाब इस मकसद के लिए जरूरी है कि हम अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत कर दें, क्योंकि उसके बगैर इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। ये टेक्निकल एक चीज है, यानी आपको फलस्तीन में जाने के लिए इसराइल को तस्लीम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फोर्स जो है वो फलस्तीन में जा रही होगी, इसराइल में नहीं जा रही होगी। ये बात आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी। फोर्स आपकी जा रही होगी फलस्तीन में और उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके झंडे को मानते हैं, उनका सफीर है आपके मुल्क में। लेकिन बहाना यह बनाया जाएगा कि क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत जरूरी है ताकि हम इसका हिस्सा बने, लिहाजा अब हमें अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत करके इसराइल को तस्लीम कर देना चाहिए। दिस इज द वे कि ये आगे बढ़ेंगे। ये जो हमें कल जो इंफॉर्मेशन मिली वो ये है जी। और उसमें फिर यानी इसको ना मजहबी लिबासा पहनाएंगे, यानी उस वक्त भी ये आएगा कि जनाब ये इस्लाम की खिदमत हो रही है, ये जनाब दीन की खिदमत हो रही है, दीन की खातिर से बासालार का लश्कर निकला है। वो जो काले झंडों वाली मौलवियों ने हमें कहानियां सुनाई ना सारी जिंदगी कि ये काले झंडे लेकर जाएंगे और जाके यरूशलेम फतह कर लेंगे, वो अब यरूशलेम जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को दस्तखत करने के बाद वहां पे आप एक डील के तहत पहुंचेंगे। जी साबिर भाई। जी, अब एक और बात जो समीना ने पूछा, अब हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कोई भी नॉर्मल जो पाकिस्तान से अपने वतन से मोहब्बत करता है या कोई भी सेंसिबल, हम ये कहते हैं कि जो काम आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के खुफिया तरीके से कर रहे हैं और खुफिया मीटिंग्स कर रहे हैं, 14-14 दिन 15-15 दिन आप मुल्क से गैर हाजिर रहते हैं और मुलाकातें करते हैं, जिसका रियासत पाकिस्तान को बिल्कुल इल्म नहीं है, किसी को भी इल्म नहीं है। इस चीज को आप इस कार्ड को ओपन करें, इस डिबेट को ओपन करें, आपकी झूठी सच्ची जो भी गवर्नमेंट आपने खुद बनाई है उसी पार्लियामेंट के फोरम पर लेकर आएं, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएं, आपका अपना फोरम है कोर कमांडर्स एंड फॉर्मेशन कमांडर्स, वहां पे लेके जाएं, इस पे ओपन डिबेट करवाएं, इस पे तमाम, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक जनरल आसिम मुनीर साहब का नहीं है, ये मसला इमरान खान का नहीं है, ये मसला साबिर शाकिर और इमरान रियाज का नहीं है, ये शहबाज शरीफ का नहीं है, ये एक आप 80 साल से एक इशू चला आ रहा है, आप उस पर फैसला करने जा रहे हैं और ये पॉलिसी चेंज है बेसिकली, ठीक है ना, उस पे करने जा रहे हैं। इसको करें ओपन करके इस पे डिबेट करें और उसके बाद
हमें पाकिस्तान मुस्तकबिल में पाकिस्तान के क्या सेफ्टी गार्ड्स हों कि क्या वो हमारे खिलाफ जब 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 भी दिल करता है वो श्रीनगर पहुंच जाते हैं। ये खुद ही बताते हैं कि श्रीनगर आगे उनके जहाज उतर गए और वहां से हमलावर हो रहे हैं। पाकिस्तान को क्या मिलेगा, पाकिस्तान की मुस्तकिल सिक्योरिटी का क्या इशू होगा, ये सारी चीजें जो उसको ओपन करें कि डील क्या है। और अगर पाकिस्तान के फायदे की चीज है तो फिर तो आपको इसका क्रेडिट लेने के लिए ओपन करके बताना चाहिए कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। हो ये रहा है कि जनरल बाजवा ने शुभात बढ़ते हैं, ठीक है, हो ये रहा है कि जनरल बाजवा ने 6 साल इसी चूरन को बेचा और अब ये कहने कि मैं हूं जो ये सारे काम कर सकता हूं। ये जो मैं हूं ना, इसको मैं के बजाय ये रियासत पाकिस्तान की ओनरशिप होनी चाहिए, वहां पे डिस्कस हो, बजाय इसके कि मुझे आप रखेंगे तो मैं ये काम करवाऊंगा, अगर आप मुझे हटा देंगे तो ये काम हो जाएगा, खराब हो जाएगा और ये डीरेल हो जाएगा। ये है असल इशू जिस पे हम कह रहे हैं। क्योंकि मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जब 9/11 के बाद शुरू हुई तो बहुत सारे मुल्कों ने अपने कर्जे मुआफ करवा लिए, राइट ऑफ करवाए उस लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए। पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन था, लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब ने और उनकी टीम ने ये ऑप्शन नहीं लिया और सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए कि जी मैं मैं चीजों को हैंडल कर लूंगा और हमें वही कोलिशन सपोर्ट फंड की जो भीख मिलनी थी वो मिलती रही, हम कार्रवाइयां करते थे, बिल भेजते थे और पैसे आते थे और उसके बाद वो पैसे भी बंद आना शुरू हो गए, वो पैसे भी बंद कर दिए उन्होंने। तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि रात भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई इसको ओपन क्यों नहीं करते